उसके पहले भी गोविंद जी को फ़ोन किया और कल भी मैंने फ़ोन किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपका कोई पोस्टर वगैरह और कोई मतलब संवाद नहीं, कहीं कार्यक्रम तो कल तो नहीं गया, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर इन्होंने मलखान जी को कहा और उन्होंने वो पोस्टर भेजा, तो उससे पता चला कि कविता वाले पक्ष को लेकर के बात करनी है। लेकिन तब तक मैं ये समझ रहा था कि शायद जो बहुत सारा काम किया है गोविंद जी ने, उसको लेकर और संस्मरणों के माध्यम से करूँगा। लेकिन मैं कविताओं के संदर्भ में ही और कहना चाहिए कि उनका जो पहला संग्रह है, कोई ऐसा शब्द दो, और जो चिंतन धर्मी उनका गद्य है, ख्वाब है दीवानी का, उसके संदर्भ से मैं बात करूँगा। कई बार उनके बारे में मैं जब सोचता हूँ मित्रों, तो ये लगता है कि शायद उस पीढ़ी के और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, और जिस तरह से पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया है और बिना किसी उठापटक के, बिना किसी जोड़ तोड़ के चुपचाप अपना काम किया है, उनकी मतलब ऐसे लोगों के लिए अब स्पेस कम रह गया है, क्योंकि एक नई दुनिया आ गई है, आत्मविचार की दुनिया है सोशल मीडिया पर, उसमें हम लोग फिट नहीं बैठते हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हों, रहे हों, नामोद जी, केदार जी और मैनेजर पांडे, तो आवाज़ अच्छा अब आ रही है? थोड़ा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत बड़े लोग रहे हों और वहाँ पर कुछ ईमानदार लोग बड़ी प्रतिबद्धता के साथ ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके मूल्यांकन में भी वो दिक्कत आती है। कहीं कहीं हमेशा वो बड़े लोग खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी तरह से बड़ा होता है, अपनी तरह से उसकी अपनी सृजनात्मक विशेषता होती है। हम कभी तुलना में नहीं जाना चाहिए। और जब मैं वो देखता हूँ गोविंद जी को, तो गोविंद जी उसमें मुझे विशिष्ट लगते हैं। और कई मायने में वो विशिष्ट लगते हैं मुझे, क्योंकि जो उनकी अपनी सृजनात्मकता है, जो उनका अपना काम है, वो कई विधाओं को साथ लिए हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। तो और बातें यहाँ पर हो रही हैं, काफ़ी बातें हुई भी हैं। कि जो कविता है वो तो उन्होंने लिखी ही है, 4 संग्रह हैं, आलोचना भी है, संपादन का काम है। उससे बड़ा जो काम है वो मेरे ख्याल से पेंटिंग का है, म्यूजिक का है। और कई बार का यह अनुभव है हम लोगों के बीच में कि बात करते हुए लगातार एक एक राग पर जो है गोविंद जी ने घंटों बात किया है। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि हम लोग किसी कार्यक्रम में गए और उस कैंपस में रुकना पड़ा, तो पूरी रात वो सुगम संगीत के जितने बड़े गीतकार और संगीतकार थे उन पर बात करते रहे और उनकी चीज़ें सुनाते रहे। तो बहुत सारा अनुभव है। प्रश्न एक ये है कि मैं जब किसी कवि को समझने की चेष्टा करता हूँ
तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ख्वाब है दीवाने का अगर भूमिका पढ़िए तो उसमें वो जिंदगी के बिखराव की बात करते हैं कि बहुत बिखराव है। तो जब जीवन में अगर जो एक सूत्रता नहीं है, एक लयता नहीं है, तो फिर साहित्य में कहाँ से होगा, ये बात वो कहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं, अपनी जिंदगी में हम लोगों ने, अपने समय में हम लोगों ने परिवर्तन की जिस गति को देखा है उसमें बहुत टूट फूट हुई है। तो प्रश्न यह है कि ये जो एक रचनाकार है और एक जो ये दीवाना है और उसका जो ख्वाब है, उसका जो तसव्वुर है, वो किस तरह का है, उसने उसको किस तरह से निर्मित किया है। और उसमें केवल उसने सौंदर्य साधना किया है या कुछ उपयोगी काम करके चीज़ों को छोड़ दिया है, या कोई दृष्टि का भी मामला है, विचार का ही मामला है, केवल भाव या सौंदर्य का मामला नहीं है, केवल अनुभूति को एक रूप रंग दे देना ही नहीं है। उसमें नए तरीके से किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। सभी लोगों का अपना एक क्रिएटिव डिपार्चर होता है, और गोविंद जी का भी है। तो जिस लय की बात की गई, मुझे लगता है कि इस टूट फूट के बाद भी क्या उनका जो तसव्वुर है, उनका जो ख्वाब है, उसमें वो चीज़ें उसी रूप में हैं, या उसको वो लय में बांधते हैं, या उसको कोई लय वो देना चाहते हैं। अगर उस चिंतन धर्मी गद्य में देखिए, और बहुत बड़ा रेंज है गोविंद जी का। शमशेर जी के साथ रहे हैं, त्रिलोचन जी के साथ रहे हैं, केदार जी के साथ रहे हैं, और सब पर लिखते हुए, सब कुछ सीखते हुए, और वो छायावाद के दौर में जो कविता अपने छंद के बंधन को तोड़ चुकी है और वो गद्य का रूप ले चुकी है, उसको गोविंद जी कितना एक रिद्म में बांधते हैं, कितना उसको लय देते हैं, किस रूप में देते हैं, ये देखना जरूरी है। मैं सामान्य रूप से केवल लय की बात नहीं कर रहा हूँ। जो संगीत का अपना लयकारी है या जो रागदारी है जिसके साथ वो चलता है, वो है। लेकिन जब गोविंद जी लिखेंगे, सब पर लिखेंगे, नुसरत अली फतेह पर लिखेंगे, या वो कुमार गंधर्व पर लिखेंगे, तो वो बताएंगे कि उनके यहाँ की लय की क्या स्थिति है उस रागदारी में। कुमार गंधर्व के बारे में किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि लयकारी बड़ी छोटी छोटी, वो बताते हैं कि नहीं, वो जो रेंज पंडित जसराज का है, भीमसेन जोशी का है और आलाप में, और वहाँ जो लयकारी है वो कुमार जी क्या नहीं है, गंधर्व क्या नहीं है। संगीत में उस लय को बड़े कायदे से वो पकड़ते हैं, और मैंने जब पढ़ा तो चीज़ें आँख खोलने वाली थी। तो मैं ये कह रहा था कि वो छायावाद के दौर में वो जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी एक तरीके से, जो गीत के हिस्से की चीज़ें हैं या गीत में वो चीज़ें विद्यमान थी, क्या वहाँ से गोविंद जी ने कुछ सीखा शब्दों के मामले में, या जो भी चीज़ें हैं। त्रिलोचन जी से क्या सीखा, शमशेर जी से क्या सीखा, या उनका सीखने के बाद दूर उनका क्या प्रभाव रहा। अगर इन चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि उन प्रभावों के अलावा वो नए तरीके से कैसे हस्तक्षेप करते हैं। अगर आप पहले संग्रह को देखें, कभी कुछ कविता में आपको उदाहरण के तौर पर पेश करूंगा, आप देखिएगा उसमें। लेकिन केवल अज्ञेय को छोड़ करके, उनकी असाध्य पीड़ा को छोड़ करके, जहाँ पूरी तरीके से हर चीज़ें आकर के घनीभूत हो जाती हैं कलाओं का,
वो जो कलाकार एक जिंदगी जीता है जिस रूप में आप देखें, वो आपको वहां पर पूर्ण रूप में दिखाई देता है, प्रियव्रत के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि गोविंद जी के यहाँ वो जो रंग का रूप रेखा है, वो जो शब्द की साधना है, जिन लोगों ने जिस रूप में खर्चना सीखा था, उस मामले में तो विशिष्ट हैं, लेकिन संगीत का जो मिश्रण करते हैं वो अद्भुत है। रंग के साथ उस सुर का एक अलग तरीके का है, और अंत में वो जो स्थापत्य बनता है वो लगभग एक तरह से शिल्प कला का। तो मित्रों, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो कविता लिखना है, ये जो चित्रकारिता है, ये जो संगीत है, ये जो कलाएं हैं, उनको साधने वाले जो कलाकार हैं, क्या वास्तव में उनका संबंध केवल कलाओं तक होता है सीमित? उसकी अपनी उपयोगिता होती है या नहीं होती है, या उसका कोई उद्देश्य होता है नहीं होता है? ये चीजें भी उनके नजरों से दूर नहीं है गोविंद जी के। अगर वो बहुत ही एक कलाकार के रूप में, सदे सदाए शिल्पकार के रूप में अगर वो कविता लिखते हैं, तो जो समाज के जो सरोकार हैं, जो कविता का जो सरोकार है, वो उनकी दृष्टि से दूर नहीं है। इस नाते आप देखेंगे कि जो शुरू की कविताएं हैं, 5-6 कविताओं का नाम मैं लूंगा, और अंत की उस संग्रह की, पहले संग्रह की अंतिम कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो वो दृष्टि की एक पूरी कनेक्टिविटी है, और अंतिम संग्रह जो छपता है उसकी भी कनेक्टिविटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलेस के सदस्य थे या पदाधिकारी थे या विचारधारा से क्या हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उसका सामान्यीकरण भी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितनी जो बातें हुई हैं, भाव को लेकर के, संवेदना को लेकर के, विचार को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के, उसमें जो संयोजन है उनके कलाकार बनने का, एक साधक बनने का, एक सृजनात्मक प्रतिभा के रूप में लगातार बिना कुछ किए काम करने का, उसके पीछे मित्रों साधना है, एक सक्रियता है, सृजनात्मक सक्रियता है, लगातार चुपचाप काम करने का, जो आज नदारद है आज की दुनिया में। आखिर सूर की जो गोपिकाएं हैं वो क्यों प्रेम पर इतना अटकी हुई हैं? विरह कि मेरे नैना विरह की बेल भरी, सींचत नैन नीर की सजनी, मूल पाताल गई। कोई कुछ नहीं कर सकता, उद्धव और माधव कोई कुछ नहीं कर सकता। मीरा भी तो कहती है ना कि असुवन जल सींच प्रेम बेल बोली। ये प्रेम की जो बेल है ये आंसुओं से सींचा गया है। तो उसके पीछे कितना श्रम है, कितनी साधना है, कितनी प्रतिबद्धता है, कितना लगाव है, और चुपचाप काम करते हुए आप किसी को देखें और उसके बाद में आप जज करें और किसी के बारे में कुछ कहना हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए पहला उदाहरण तो गोविंद जी ही होंगे। और साहित्य इसी रूप में होता है। भले जीवन में कोई पुरस्कार ना मिले, सम्मान ना मिले, कोई प्रचार ना मिले, कोई नाम ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो उपस्थिति मैंने देखी आप लोगों की, जिस तरह से आप लोग खड़े थे, खड़े होकर के भी सारी बातों को सुन रहे थे, आप लोगों के मन में जो सम्मान देखा, जो आदर देखा, यहाँ लोगों के मन में उनके प्रति जो स्नेह देखा, ये मुझे लगा कि ये बड़ा पुरस्कार है उनके लिए, ये बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो एक तो बात मित्रों ये मैं कहना चाह रहा था कि जो
कविता के स्तर पर है, जो मिश्रण वो बनाते हैं। और मैं नहीं जानता था शुरू में कि वो पेंटिंग का भी मामला है, लेकिन जब कुछ प्रकाशकों से बात हुई तो पता चला कि गोविंद जी बहुत सारी किताबों का कवर बनाते हैं, और कई पत्रिकाओं का कवर मैंने देखा जिस पर गोविंद जी का नाम था, तो देख करके तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि कई तरह की चीजें, कि वो बहुत अच्छा गायक हो, बहुत अच्छा संगीत के बारे में, बहुत अच्छा कला के बारे में वो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करता हो। तो एक तो ये चीजें कि जो मिश्रण तैयार करते हैं उसमें वो अद्भुत हैं। दूसरी बात है कि वो अपने तसव्वुर में, अपने उस ख्याल में, अपनी उस सृजनात्मकता में विचार के लिए जगह बनाए रखते हैं, वो स्पेस बनाए रखते हैं। और अंततः वो मजदूर, गरीब, दलित जो है, वो ऐसा नहीं है कि वो पेंटर हैं, संगीतकार हैं, गाते बहुत अच्छा, पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कविताएं बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसका मतलब कि वो चीजें गायब है, वो चीजें हैं उनके यहाँ। वो चीजें मैंने कहा कि वो कितना कुछ उन्होंने उस छायावाद के दौर से लेकर अपने समकालीनों तक से सीखा, और कितना कुछ उन्होंने उर्दू से सीखा। सबसे बड़ी बात तो उर्दू है, फारसी है। केवल शायरों का ही नहीं कि वो खुदाए मीर से, जब वो खुदाए सुखन जिसको कहा जाता है मीर तकी मीर को, वहां से जब बात करते हैं, सौदा, दाग, गालिब, फैज, मोमिन, और अंत में अगर आप देखेंगे तो अभी दो किताबें आई हैं उनकी पाकिस्तानी शायरों पर, एक शकीब जलाली का और एक अहमद मुश्ताक का। तो ये जो सारी चीजों का योग है, जो उसका प्रभाव है, और जो चीजें उन्होंने उससे ली हैं, और उनकी वो जो सौंदर्यात्मक जो चेतना है, जो भाषाई चेतना जो निर्मित हुई है, वहां पर भी मेरे लिए एक चुनौती पेश हुआ, एक सामने आया कि गोविंद जी हिंदी के कवि हैं निश्चित रूप से, उर्दू में तो कविता नहीं करते हैं, उर्दू साहित्य को लेकर के बहुत सारा काम किया है, और मैंने जो उर्दू सीखी है वो देवनागरी लिपि के माध्यम से सीखी है। और लोग जब कविता पढ़ते हैं तो समझते हैं कि दुर्गा जी को उर्दू आती है, उर्दू बिल्कुल मुझे नहीं आती, पर्शियन स्क्रिप्ट को बिल्कुल मैं नहीं जानता। तो मुझे ये लगा कि गोविंद जी जब इतनी अच्छी उर्दू जानते हैं, तो मैं जिस हिंदुस्तानी के लिए संघर्ष करता हूँ, या शमशेर जी ने किया, उस संघर्ष किया, उसको सीखने के लिए, भाषा को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, दूसरे लोग, गोविंद जी के यहाँ ये चीजें मुझे क्यों दिखाई नहीं देती है? कि जब वो अहमद मुश्ताक के उस संग्रह का, मजमुआ का जब भूमिका लिखते हैं, तो बिल्कुल वो उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी वाला फिर वो शब्दकोश लेकर के देखे, हिंदी वाला तो वो चाहेगा कि हिंदी की तरह की चीजें, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अगर इस गद्य को देखिए, चिंतन धर्मी गद्य को देखिए, तो बिल्कुल जो शाश्वती है गेय का, या दूसरा जो सारी चीजें हैं, जिस तरह का गद्य वहां है, उससे भी उम्दा गद्य आपको मिलेगा यहाँ, लेकिन वो हिंदुस्तानी वाला मामला नहीं है। अब इस चीज पर मैं बाद में फिर आऊंगा कि क्यों ऐसा है, और जो चीजें मुझे दिख रही हैं कि वो दोनों भाषाओं के होते हुए अलग अलग कैसे वो करते हैं। जहां तक कहना चाहिए कि पेंटिंग का मामला है, जहां तक म्यूजिक का मामला है, उनकी शुरुआती दौर की कविताओं को अगर आप देखें तो मैं कुछ दो छोटे छोटे अंशों को मैंने इसमें शामिल किया है। और आप देखिए जिस प्रभाव की बात मैं कर रहा हूं, पहला संग्रह है, एक युवा कविता लिख रहा है, और
होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें भी वो अपनी विशिष्टता या अपनी निजता कैसे अलग से वो बनाए हुए है। हो तो हो, अगर आप देखें पहले संग्रह की शायद पहली कविता है, अहम का सूरज अनपहचाने दुख के उत्तप्त पहाड़ गलकर कब बहेगा, रोशनी का एक दरिया फूटेगा कब, राग वह तम की पत्तों को जो तिरा ले जाएगा। एक कविता पहाड़ है। जाती हुई धूप में बैठे बतियाते हुए पहाड़ी लोग मुझे लगता है अपने दुखों को सेक सेक कर सुखों में बदल रहे हैं। गुनगुनाते हुए जो देखते देखते छींच जाएंगे सरकती धूप की तरह। अभाव के साक्षी उनकी देह में दुखों के श्वेत पहाड़ हैं, जगह जगह घाटियां हैं मजबूरियों की। आप ये देखिए, जिस दृष्टि की बात मैं कर रहा था कि तमाम पेंटिंग, तमाम म्यूजिक, तमाम भावात्मक और कलात्मक चीज़ों के बावजूद वो दृष्टि कैसे एग्जिस्ट करती है, पूरी अपनी स्पेस बनाए रखती है कि जगह जगह घाटियां हैं मजबूरियों की, मुट्ठियों में हवाएं हैं खामोशियों की। दूसरी कविता परछाई। बूढ़ा खुश था, पुल पर खड़ा हुआ, अपनी परछाई को ज्यों की त्यों देखकर पानी में। तभी एक लड़का आया और उसने ढेला दे मारा। अब बूढ़े की उदास परछाइयां कांप रही थी लड़के की आंखों में, पानी में नहीं, भीतर ही भीतर। मुझे जब कोई नहीं देख रहा होता है, यहां तक कि आईना भी, तब रेंगता हुआ कोई मेरी रगों में दौड़ने लगता है और विचार मड़ियां दहकती हैं अंगार सी। दर्द की पहचान। कभी तुम्हारा चेहरा आईना था जिसकी लकीरों का तुमुलना दुख के पहाड़ों सा मेरी भीतरी नदी के थपेड़ों से टकरा कर गलता था। आस्वाद। विदाई के क्षणों की छाया में कैसे रंग जाते हैं चीजों के रुख, वो पूरा रंग का जो पूरा मामला है। स्वाद बदल लेती हैं चीजें भी अपना आकार। वह खोजना चाहता था हर हथेली में समुद्र, समुद्र में चट्टान, चट्टान में सोया हुआ राग, राग में बहती हुई मध्यम आग। पखेरु। डूबती सांझ के उस उजले आलोक में स्मृति के कैनवास पर देर तक कांपेगी एक छाया में आकृति, फिर चाहे वह झरती हुई पत्ती हो या तुम। क्या सूरज। हम सूरज को अपने लाल तवे पर पकता हुआ देखना चाहते हैं। अपनी लय, जिस लय की बात हो रही है, ये इस कविता को ध्यान से सुनिए। नशे की झील में डूबा हूं, नशे की झील में डूबा हूं किसी पत्थर की तरह। मित्रों, अगर इन कविताओं के साथ रिश्ता कविता को देखें, अभिप्राय को देखें, सत्ता के सच को देखें, न्याय का व्याकरण को देखें, हरिया को देखें, लौटेंगे जरूर वो जो बचपन है, वो जो जीवन है। क्या वास्तव में जीवन में और अपने पीछे की तरफ लौटना, क्या वास्तव में बहुत सारी चीज़ों की तरफ लौटना नहीं होता है? और वो लौटना उसी रूप में होता है, एक लय में, एक रिद्म में। आखिर उस सौंदर्य का होता क्या है? अंतिम कविता को अगर आप देखें, उसके बाद मैं बस 1 मिनट लूंगा।
लौटेंगे जरूर। याद रखना मोहलत की वह घड़ी अपनी जिंदा आंखों से देखने हम सब मजदूर अपने बचपन में लौटेंगे जरूर। ये मित्रों उस दीवाने के ख्वाब में है, उस तसव्वुर में है, उसकी सौंदर्य चेतना में है, उसकी विचारों और भावों और अनुभूतियों की दुनिया में है। लेकिन तमाम टूट फूट के बावजूद, तमाम चीज़ों के बाद, बिखराव के बाद एक कवि उसको किस तरह एक लय में लेकर के आता है, संभालता है, लेकिन वो चीज़ें उस रूप में दिखाई नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि ये जो दीवाने का ख्वाब है, ये जो उसका तसव्वुर है, और मुझे याद आ रहा है पाकिस्तानी शायर जिनके कविता संग्रह का ट्रांसलेशन किया है गोविंद जी ने, अहमद मुश्ताक, कि वो कहते हैं कि अब राहे तलब और भी दुश्वार हुई हैं, अब राहे तलब और भी दुश्वार हुई हैं, अब सोच समझकर कोई दीवाना बनेगा। क्या ऐसा होना